सोचिए, एक 16 साल का लड़का क्लास में अपने टीचर से एक सवाल पूछता है और जवाब मिलना तो दूर, उसे क्लास से ही बाहर निकाल दिया जाता है। उस लड़के का नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन और उसका वो सवाल, जो सुनने में शायद थोड़ा बचकाना लगे, वो आगे चलकर फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। तो आखिर क्या था वो सवाल? सवाल था ये, और बस इसी एक सवाल ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जो सर आइजैक न्यूटन के बनाए हुए 200 साल पुराने नियमों को चुनौती देने वाला था। और इसी से जन्म हुआ फिजिक्स की सबसे बड़ी खोजों में से एक का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये कहानी शुरू होती है एक साधारण से सवाल से। अब देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि आइंस्टाइन की थियरी न्यूटन की ग्रेविटी की थियरी से निकली है, लेकिन सच कहूं तो कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार और उलझी हुई है। असल में आइंस्टीन के काम की जड़ें न्यूटन के ही दिए हुए 3 अलग-अलग सिद्धांतों में थी। पहला ग्रेविटी, दूसरा लाइट का पार्टिकल यानी कणों वाला सिद्धांत, और तीसरा रिलेटिविटी का सिद्धांत। उस जमाने में इन तीनों को फिजिक्स के अलग-अलग मजबूत पिलर माना जाता था, पर आइंस्टीन को यह एहसास हुआ कि इनमें से 2 पिलर यानी लाइट और रिलेटिविटी वाले सिद्धांत आपस में टकरा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे। और न्यूटन की इस मजबूत नींव में जो पहली दरार आई ना, वो लाइट वाली थ्योरी में ही आई। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत 17वीं सदी में ही हो चुकी थी। सबसे पहले 1678 में क्रिश्चियन हाइगन्स ने यह कहा कि भाई लाइट कोई पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव यानी तरंग है। फिर 1801 में थॉमस यंग ने अपनी फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यह बात साबित भी कर दी। अच्छा, अब अगर लाइट एक वेव है तो सवाल उठा कि वो चलती किस चीज में है। जैसे साउंड हवा में चलता है, वैसे लाइट किस में चलती है? तो साइंटिस्ट ने एक काल्पनिक चीज सोची, ईथर। अब इसी ईथर को ढूंढने के लिए माइकलसन और मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका आइडिया सिंपल था, अगर ईथर सच में है और धरती उसमें से गुजर रही है तो ईथर के बहाव की दिशा में लाइट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और उल्टी दिशा में कम, है ना? पर जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें लाइट की स्पीड में जरा सा भी फर्क नहीं मिला, चाहे किसी भी डायरेक्शन में नाप लो। ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से इतिहास का सबसे बड़ा फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन गया और इसी के साथ ईथर का आइडिया हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस फेलियर से एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात सामने आई, वो ये कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, हमेशा, हर किसी के लिए। वो किसी भी हालत में नहीं बदलती। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लाइट के बारे में ये जो नई सच्चाई पता चली थी, वो सीधे सीधे न्यूटन के एक और बहुत जरूरी सिद्धांत से जाकर टकरा गई। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास खड़ा हो गया। एक तरफ है न्यूटन की रिलेटिविटी जो कहती है कि हर स्पीड रिलेटिव है, और दूसरी तरफ है माइकलसन मॉर्ले का एक्सपेरिमेंट जो कहता है कि लाइट की स्पीड एब्सोल्यूट है, कांस्टेंट है। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों बातें एक साथ तो सच हो नहीं सकती, मतलब किसी एक को तो गलत होना ही था। तो सवाल ये था कि कौन सही है, 200 साल से चले आ रहे न्यूटन के नियम या फिर एक्सपेरिमेंट से साबित हुई एक नई सच्चाई? यही वो सवाल था जिसके साथ आइंस्टाइन जूझ रहे थे। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइंस्टीन ने सहारा लिया अपने सबसे मजबूत हथियार का, थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी दिमागी प्रयोग। सोचिए, एक ट्रेन चल रही है। अब प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है और ट्रेन के ठीक बीच में भी कोई है। अब मान लीजिए ट्रेन के दोनों सिरों पर एक साथ बिजली गिरी। जो इंसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसे दोनों बिजलियां एक साथ दिखेंगी, सही है। पर जो इंसान ट्रेन के अंदर है वो तो ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसे आगे वाली बिजली पहले दिखेगी और पीछे वाली बाद में। अब यहाँ है असली पेंच। अगर लाइट की स्पीड दोनों के लिए कांस्टेंट है तो एक ही घटना 2 लोगों को अलग अलग समय पर कैसे दिख सकती है? और यहीं पर आइंस्टाइन को वो जवाब मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदल सकती तो जरूर कोई और चीज है जो बदल रही है। और वो चीज क्या है? वो है समय। जी हां, टाइम खुद धीमा या तेज हो रहा है। और इसी क्रांतिकारी आइडिया से जन्म हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसका निचोड़ ये है कि स्पेस और टाइम यानी जगह और समय अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई स्पेस में जितनी तेजी से चलेगा, टाइम उसके लिए उतना ही धीरे चलेगा। तो स्पेशल रिलेटिविटी ने ये तो बता दिया कि क्या होता है, मतलब समय धीमा हो जाता है। लेकिन आइंस्टाइन को अगले 10 साल लग गए ये पता लगाने में कि ऐसा क्यों होता है।
इसे समझने के लिए उन्होंने एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी सोची। मान लीजिए टाइम एक सड़क है। अब सड़क पर किसी की रफ्तार कब धीमी होती है? जब सड़क पर गड्ढे हों, है ना? तो उन्होंने सोचा, क्या हो अगर स्पेस में भी कुछ ऐसा ही हो, कोई ऐसी चीज जो टाइम के बहाव में गड्ढे पैदा करती हो। और बस इसी सोच से जन्म हुआ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। यह थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स असल में स्पेस और टाइम से बना एक 4 आयामी चादर जैसा है, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। और जो भी भारी चीजें हैं जैसे कि प्लैनेट्स और स्टार्स, वो इस चादर में एक झुकाव या कर्व पैदा करती हैं, जैसे चादर पर रखी कोई भारी गेंद। अब ये आइडिया इतना कमाल का था कि इसने एक झटके में 2 सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा दिया। पहला, न्यूटन की ग्रेविटी। असल में कोई फोर्स चीजों को खींच नहीं रहा है, बल्कि वो बस स्पेस टाइम में बने इन कर्व्स पर चल रही हैं। और दूसरा, टाइम का धीमा होना। जब लाइट इन गहरे गड्ढों या कर्व से गुजरती है तो उसे ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, और क्योंकि उसकी स्पीड तो बदल नहीं सकती, इसलिए उसका टाइम धीमा हो जाता है। लेकिन देखिए, साइंस में थ्योरी देना एक बात है, उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी। और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी ने कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां की जिन्हें टेस्ट किया जा सकता था। पहला सबूत मिला मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की ऑर्बिट से। उसकी ऑर्बिट थोड़ी लड़खड़ाती थी, जिसे न्यूटन के नियम समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन आइंस्टाइन के मैथ्स ने उसे बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत मिला 1919 में, जब आर्थर एडिंगटन ने एक सूर्य ग्रहण के दौरान ये देखा कि सूरज की ग्रेविटी अपने पीछे से आ रहे तारों की रोशनी को सच में मोड़ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आइंस्टाइन ने कहा था। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित नहीं किया। उन्होंने बस ये दिखाया कि न्यूटन के नियम एक बड़ी और ज्यादा गहरी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। उन्होंने बस उस तस्वीर को पूरा किया। लेकिन साइंस का सफर कभी रुकता नहीं। जैसे न्यूटन के नियमों की एक लिमिट थी, वैसे ही आइंस्टाइन के नियमों की भी हैं। उनकी इक्वेशंस भी यूनिवर्स के कुछ सबसे एक्सट्रीम जगहों पे जाके काम करना बंद कर देती हैं। जैसे कि एक ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाला कोई अगला आइंस्टाइन होगा।